जय हिंद मेरे श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेशन शुरू हो चुका है और अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी का 2 पार्ट लिया है। एक में हम लोगों ने पूरा का पूरा ज्योग्राफी का यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया और सेकंड पार्ट पे हम लोगों ने बात किया कि जो आपका संसाधन है उसको कितने भागों में बांटा गया, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं दिखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो हम लोग देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में एक बार हम लोग संसाधन का जो प्रकार हम लोगों ने दिखा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को एक जैव और दूसरा हम लोगों ने अजैव में बांटा था। फिर जब हम लोगों ने आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग संसाधन का समाप्यता के आधार पे 2 भागों में बांटा। एक आपका क्या था नवीकरण और दूसरा क्या था आपका अनवीकरण पे क्या क्या था हम लोगों ने बांटा। फिर जब हम लोग आगे संसाधन का डिस्कशन किया तो हम लोगों ने देखा कि जो भी संसाधन है वो पैदा होने के बाद उत्पत्ति और समाप्यता के बाद हम लोगों ने उस पर अधिकार का बोध किया और अधिकार के हिसाब से संसाधनों को हम लोगों ने व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर आगे हम लोगों ने फिर देखा कि जब कोई संसाधन का उत्पत्ति हुआ उसकी समाप्यता की गई, समाप्यता के बाद उस पर अधिकार किया गया तो अब उसका कहीं ना कहीं विकास किया गया। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में बांटे, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष पे क्या किया हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या किया, पूरा का पूरा डिस्कशन जो है हम लोगों ने एक वीडियो पे हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, हमारे प्रीतम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहां से आपके क्लास 10 के जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे मैं बात करूं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, मैथ का, साइंस में आपका हो गया आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, और साथ साथ में आपका हिंदी, इंग्लिश, सबका आपको यहां से अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको यहां से अच्छे तरीके से आपको सब्जेक्ट जो है क्लियर करवाया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। साथ ही मैं बता दूं कि टोटल अगर देखा जाए एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए कि अगर क्लास 10 का अगर साइंस को आप देखोगे, साइंस में आप क्या क्या मैंने बोला, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। और अगर आप एसएसटी का देखोगे तो एसएसटी में आपका क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, यानी कि टोटल अगर आप एसएसटी इन चारों सब्जेक्टों को देखोगे तो चारों को मिलाकर माने साइंस को एसएसटी को मिलाकर आपको लगभग 45 चैप्टर हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 45 चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, तो पढ़ाने से क्या होगा कि आपको जब याद करने का होगा या आपको जब नोट्स करने का होगा तो कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा और उस पीडीएफ को अगर आप जेरोक्स करवा लेते हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और आप आसानी से पढ़ सकते हो। आपको क्या होगा, डिजिटल रूप से आपको क्या होगा, याद होगा। तो अगर आपको ये 45 चैप्टर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे प्रीतम एकेडमी की ओर से आपको पीडीएफ मिलेगा। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा कि पर पीडीएफ का आपको 9 रुपया लगेगा, यानी कि लगभग 405-6 रुपया होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 400 रुपया आपको लगेगा। लेकिन अगर आप ये अलग अलग परचेज करते हो तब, यानी कि जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी एक सीमित टाइम के लिए अगर पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो आपको टोटल 45 चैप्टर जो भी साइंस और आपका एसएसटी का मिलाकर होता है, उसके लिए आपको 299 रुपया क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, जो कि नीचे पे आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। जिसके बाद आपका केवल पीडीएफ का नहीं फायदा बल्कि आपको इससे बहुत फायदा है। पहला तो आपको वीकली टेस्ट में आप भागीदारी बन जाओगे, दूसरा आपका पीडीएफ आपको मिलेगा, और तीसरा सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि मैं आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहूंगा, मैं हमेशा आपकी कॉल्स जो होगा मैं अटेंड करूंगा और साथ साथ में मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा कि आप किस तरह से नंबर लाओगे और आप क्या क्या कर सकते हो। तो बात करेंगे, देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे संसाधनों का विकास। टॉपिक क्या है, संसाधनों का विकास, इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास प्रश्न होगा कि सर ये बताइए कि संसाधनों का विकास किस पर निर्भर करता है, यानी कि संसाधन है आखिर तो उसका विकास किस पर निर्भर करता है। तो बात की जाए तो संसाधनों का विकास
प्रौद्योगिकी एवं उसकी संभवता स्तर पर निर्भर करता है। यानी कि देखो, कोई भी अगर एक संसाधन है, तो मान लिया जाए कि अगर वो जल है, एक संसाधन है भाई, अब इस जल को किस प्रौद्योगिकी लगाएंगे, यानी कि किस तरह से क्या बुद्धि लगाएंगे कि इससे हम लोग बहुत तरह की चीजों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं घर में फ्रिज लेके आता हूं और मैं उसमें मैं पानी को डालूंगा तो मैं उससे बर्फ बना सकता हूं, बर्फ से मैं आइसक्रीम बना सकता हूं। तो जो प्रौद्योगिकी मैंने लगाया उस पर, और दूसरा क्या होगा कि जो भी मैं संसाधन ले रहा हूं वो क्या क्या बन सकता है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई एक संसाधन उसका अगर यूज करेंगे, अगर वो एक ही चीज बन सकता है, यानी कि उसकी विकास की संभावना एक सीमित हो जाएगी, और वो उस पे प्रौद्योगिकी लगाने के बाद अगर वो कोई लिमिटेड चीज बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी संभावनाएं सीमित होगा, तो उसका विकास भी क्या होगा, सीमित होगा। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं मिट्टी का बात करता हूं, किसका मैं बात कर रहा हूं, मिट्टी का, तो मिट्टी से हम लोग ईंट बना सकते हैं, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं, और घर बनाने के लिए जो जिस तरह से कंक्रीट का यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, वो सीमेंट का यूज कर सकते हैं। मिट्टी से मिट्टी का घर बना सकते हैं, यानी कि बहुत तरह से मिट्टी का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत तरह का प्रौद्योगिकी लगाते हैं। अब जब बहुत तरह का प्रौद्योगिकी लगाए तो ऑटोमेटिकली मिट्टी का विकास हुआ। अब जब मिट्टी का विकास हुआ तो जितना विकास, जितनी प्रौद्योगिकी उतना विकास, और प्रौद्योगिकी डिपेंड किस पे करता है, तो जिस भी संसाधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, उससे क्या क्या संभावनाएं कर सकते हैं, उससे उस पे क्या करता है, विकास जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी तथा उसकी संभवता स्तर पर, यानी कि उससे हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं, उस पर क्या करता है, पूरा का पूरा निर्भर करता है माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं आगे। अगला क्या है कि संसाधनों का विकास आवश्यक क्यों है, इस पे बात करेंगे। हम लोगों ने देखा कि कोई भी संसाधन है उसका विकास डिपेंड किस पे करता है, तो पहला प्रौद्योगिकी पर, और दूसरा किस पर करता है, तो जो भी हम लोग उससे चीजें बना सकते हैं, यानी कि संभवता स्तर पर। अब बात की जाए कि संसाधन आखिर आवश्यक क्यों है, उस पर बात करेंगे। संसाधनों का विकास आवश्यक क्यों है, आपको पता होगा कि जिस प्रकार संसाधन मनुष्य जीवन यापन के लिए संसाधन जो है अति आवश्यक है, यानी कि मनुष्य जो है वो संसाधन के बिना जी ही नहीं सकता है। अपनी पूरी की पूरी जीवन यापन जो है पद्धति वो किससे करती है माय डियर फ्रेंड, तो संसाधन से करती है। क्योंकि देखो, हवा क्या, जीने के लिए क्या क्या चाहिए, आप बोलोगे खाना पीना और रहना, तो खाना कहां से मिलेगा आपको भाई, तो आपको पता होगा कि वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे संसाधन है, संसाधन हो गया। आपका पीना माने पानी, तो शराब, ये सब क्या है, संसाधन है। और साथ साथ में हम लोगों ने क्या देखा कि आप रहोगे कहां, तो जो भी घर बनेगा वो भी आपकी आवश्यकता पूरा करता है, तो वो संसाधन है। तो हमारे जीवन यापन के लिए संसाधन अति आवश्यक है। तो भाई आखिर आवश्यक तो है, लेकिन हम लोग यहां पे बात क्या कर रहे हैं कि आखिर विकास क्यों आवश्यक है, संसाधनों का विकास क्यों किया जाए। तो जो भी आप जीवन यापन कर रहे हो उसकी गुणवत्ता बना के रखा जाए, उसकी गुणवत्ता हमेशा बनी रहे, और आपको जो चीजें मिल रही है उससे अच्छी चीजें मिले। इसी के लिए क्या है कि संसाधनों का विकास जो है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बोला कि जिस प्रकार संसाधन मनुष्य जीवन यापन के लिए संसाधन क्या है, अति आवश्यक है, उसी प्रकार मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास जो है माय डियर फ्रेंड, वो क्या है, आपका महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे आगे। तो आगे क्या है कि संसाधनों के विकास से समस्या। अब मान लो कि कोई संसाधन है उसका विकास हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समस्या आएंगी। तो आखिर वो समस्या क्या है, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो देख सकते हो क्या कहा गया है कि ऐसा माना जाता है, देखो यहां पे क्या होगा, ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। बात सही है, प्रकृति की ही देन है संसाधन, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। देखो अब बोला गया नहीं कि जो चीजें सबकी होती है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो पाता, कोई उस पर रोक टोक नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा मात्रा में उसका उपयोग हुआ है। अब देखो, जब भी किसी सामान का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, बहुत तरह की समस्या ही पैदा होगी। अब संसाधनों का जब भारी मात्रा में उपयोग होने लगा तो उससे कई समस्याएं पैदा हुई। पहला समस्या क्या था कि जो संसाधन है वो कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का भारी मात्रा में ह्रास हुआ। अब लोग क्या करने लगे कि अपने लालच के कारण और संसाधनों की संभवता के कारण, जैसे
हम लोग अगर पेड़ का बात करें, संसाधन है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? फल ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, फल से इमारती लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं, जो भी पेड़ है उससे इमारत के लिए लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं, उसको जलावन के लिए उपयोग करते हैं। तो अब मान लो कि कोई एक क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा जंगल है, तो अब किसी को इमारत की लकड़ी चाहिए तो क्या करेगा? उस जंगल से काट के लेके अपना काम करेगा। तो जो उसकी लालच है, जो उस व्यक्ति का लालच है, उस लालच के कारण क्या क्या है कि उस जंगल में जितने भी इमारत की लकड़ियां है उसको काटेगा, जाके बाजार में बेचेगा, काटेगा, बाजार में जाके बेचेगा। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जो संसाधन उसका भारी मात्रा में क्या होने लगा? ह्रास होने लगा। तो पहला इससे क्या हो गया? समस्या होगी कि संसाधनों का भारी मात्रा में क्या हुआ? ह्रास हुआ। दूसरा क्या समस्या है कि समाज संसाधन संपन्न देखो समाज क्या हुआ? समाज संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, यानी कि बोल सकेंगे गरीब और अमीर, दो भागों में बंट गया। क्योंकि देखो अब जिसको संसाधन का उपयोग करना आया वो भारी मात्रा में संसाधनों को उपयोग किया, और जब भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया तो कहीं ना कहीं उसके पास और ज्यादा संसाधन आते गया। और एक वो है जो संसाधनों का उपयोग जानता नहीं, तो उसके पास संसाधन आया नहीं, और उसके पास कम संसाधन जब आया तो कहीं ना कहीं जो जिसने ज्यादा संसाधनों का उपयोग किया, यानी कि ज्यादा मात्रा में खुद का विकास किया, जिस तरह से मैंने बोला एक जंगल है, उस जंगल में बहुत सारी लकड़ियां हैं, अब लोग उसको काटे, बाजार में जाके बेचे। तो जिन्होंने ज्यादा मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया यानी कि संसाधन संपन्न, और जिन्होंने संसाधन का कम उपयोग किया यानी कि संसाधनहीन, तो जिनके पास ज्यादा संसाधन है वो अमीर बन गए, और जिनके पास कम संसाधन है वो क्या बन गया? गरीब बन गया। तो समाज जो है संसाधनों के ज्यादा उपयोग से अमीर और गरीब दो भागों में क्या हो गया? बंट गया। तीसरा क्या हो गया कि वैश्विक पारिस्थितिकी संकट, जैसे बोलेंगे वायुमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय और पर्यावरण प्रदूषण आदि जैसी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होने लगा। तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है माय डियर फ्रेंड कि संसाधनों के विकास से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? तो आप बोलोगे तीन। पहला क्या हो गया कि संसाधनों का भारी मात्रा में ह्रास। दूसरा क्या हो गया कि समाज गरीब और अमीर दो भागों में बंट गया। और तीसरा क्या हो गया? पारिस्थितिकी संकट जो है वो पैदा हो गया। ये सारी समस्याएं जो सामने आई है। अब बात करेंगे आगे। अब देखो कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होता है तो उसका कहीं ना कहीं समाधान होता है। तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधनों के विकास के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाए, या उसका क्या समाधान है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करेंगे आगे। देखो तो हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी कि अगर आपको ये जो समस्या हम लोगों ने देखा कि पहला जो समस्या हम लोगों ने क्या देखा? पहला समस्या हम लोगों ने देखा कि भाई संसाधनों का ह्रास हुआ, गरीबी और अमीरी में दो भागों में जो समाज बंट गया, पारिस्थितिकी संकट पैदा हुई। तो अगर हमको ये समस्याएं नहीं चाहिए तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिस भी संसाधन का हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। तो अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर प्लानिंग किस तरह का? तो देखो एक प्लानिंग होता है कि मान लिया जाए कि एक खेत है, आप उस खेत में हमेशा खेती किए। मान लो कि मैंने खेती किया, मेरे बच्चों ने खेती किया, उनके बच्चों ने खेती किया, और आने वाले टाइम में उनके बच्चे खेती करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक खेत रूपी जो संसाधन है उसका लगातार उपयोग हुआ। लेकिन एक मान लो कि दूसरा कोई व्यक्ति है जिसके पास एक खेत है, उसने खेती नहीं किया बल्कि इसको बेच दिया। क्या क्या? इसको बेच दिया। तो इसने भी संसाधन का उपयोग किया। तो दोनों में अंतर क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसने खेती किया, लगातार खुद खेती किया, उसका बेटा खुद खेती किया, उसके बेटे ने खेती किया। तो ये दोनों में फर्क क्या है कि एक ने अपने संसाधन का लगातार उपयोग किया और कहीं ना कहीं हर एक पीढ़ी को संसाधन का लाभ हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति ने संसाधन को, अपने भूमि रूपी संसाधन को बेच दिया, उसका लाभ केवल वही व्यक्ति किया। देखो जो खरीदा वो तो लाभ किया, लेकिन बेचने वाला व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं कि केवल उस व्यक्ति ने क्या किया? आपने लाभ किया, बाकी किसी ने उसका लाभ नहीं लिया। तो देखो इससे खराबी क्या होगा कि जो भूमि है, जिस व्यक्ति ने इस भूमि को बेच दिया, उसको केवल एक बार लाभ हुआ, और जब एक बार लाभ हुआ तो कहीं ना कहीं जब उसका बेटा आएगा
और उसको इस तरह की कोई समस्याएं पैदा होगी, मान लो वो गरीब हो गया या उसको घर बनाने की जरूरत है, तो उसके पास वो भूमि नहीं बचेगा, जिसके कारण वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने भूमि को बेचा नहीं बल्कि उसको यूज किया, वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो तो अमीर हुआ इस संसाधन का उपयोग कर कर, उसका विकास कर कर, बल्कि उसका बेटा भी क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा और वो क्या होगा, विकास करेगा। तो जो ये भूमि था जिसको उसने बेचा नहीं बल्कि लगातार उपयोग किया, इसी योजना को हम लोग लेके चलेंगे और ऐसा कोई संसाधन बनाएंगे जो एक बार नहीं, जिसका बार बार हम लोग उपयोग कर पाएंगे। तभी ना जाके जो संसाधन का एक बार उपयोग करके वो खत्म हो जाता है, जो अनवीकरण संसाधन है, तो कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि जो अनवीकरण संसाधन है अगर उसका उपयोग बार बार होता है और वो खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, और जब उपयोग नहीं कर पाएगा तो वो अपना विकास भी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, और ये जो योजना है इसी को बोलेंगे सतत विकास। यानी कि जो योजना हम लोग बना रहे हैं कि जो संसाधन हमारे पास है उसका उपयोग हम लोग लगातार करेंगे और बार बार करेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, सतत विकास। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि आखिर बताइए विकास की समस्या, विकास के कारण, संसाधनों के विकास के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस समस्याओं से निपटारा कैसे पाया जाए, तो आप सीधा क्या लिखोगे कि सतत विकास योजना बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि संसाधनों का जो समस्या, संसाधनों के विकास के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस पर निदान पा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर आप ये बताएं कि आपने तो बोला कि सतत विकास या सतत विकास करेंगे तो हम लोग संसाधनों की समस्याओं के, संसाधनों के विकास के कारण जो समस्या पैदा हुआ उससे हम लोग निदान पा सकते हैं। तो गुरुजी आप ये बताएं कि सतत विकास या सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा खेत जिसका उपयोग मैंने किया, मेरे बेटे ने किया, बेटे के बेटे ने किया और उसके बेटे ने वो पीढ़ी लगातार उपयोग कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे सतत विकास। यानी कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। पहला अर्थ कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और दूसरा क्या होता है कि वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वो भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है माय डियर फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर मान लिया जाए मेरे पास एक खेत है, मैं इस खेत को मैंने यूज किया, मेरे बच्चों ने यूज किया, मेरे नातियों ने यूज किया और मेरे परनातियों ने यूज किया, तो कहीं ना कहीं गौर करना, पहला तो पर्यावरण का नुकसान तो पहुंचा नहीं, क्योंकि मैंने खेत का यूज किया। अब मैं उसमें अगर भारी मात्रा में कीटनाशक डालूंगा तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण प्रदूषण करेगा, लेकिन मैं जैविक खेती कर रहा हूं। दूसरा क्या किया कि मैंने जो मैं विकास कर रहा हूं, आज मैं कृषि कर रहा हूं, फिर मैं उस कृषि से अपना विकास कर रहा हूं, वो मैंने क्या किया, खेत जैसे कि तैसे मेरे अपने बेटे को दे दिया, तो वो बेटा भी क्या किया, उस खेत का कृषि किया और वो बेटा भी अपना विकास कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। और फिर मेरे बेटे ने उस खेत को बेचा नहीं बल्कि उसमें जैविक कृषि किया और अपने बेटे को हस्तांतरण कर दिया, यानी कि मेरे पोते को हस्तांतरण कर दिया, और मेरा पोता भी क्या करता है, उस पर खेती करता है और अपना जीवन यापन कर रहा है। तो कहीं नहीं विकास, जो वर्तमान विकास की जो वर्तमान विकास हमारा हो रहा है प्रक्रिया के दौरान, खेती कृषि प्रक्रिया के दौरान, उसको हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाना ही सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहलाता है। आप बात को समझिएगा कि अगर सतत पोषणीय आर्थिक विकास है तो कहीं ना कहीं ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में इस सतत पोषणीय आर्थिक विकास के बारे में बहुत तरह की चीजें जो है वो सामने मार्केट में आई है। तो अब क्वेश्चन है कि आखिर सतत पोषणीय आर्थिक विकास के कारण ये जो समस्याएं, अभी तो नहीं है कि आज की ये समस्याएं बहुत पुरानी समस्याएं जो चलती आ रही है हमारे पास, तो क्या इन समस्याओं का कभी भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय पे कोई निदान किया गया, या ऐसी कोई समस्याएं आती जो अभी समस्या हम लोग देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी संकट हो रहा है, समाज गरीब और अमीर में बंट गया है, किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी हो रही है, पेड़ों की कमी हो रही है, तो क्या इसके लिए पहले कुछ किया नहीं गया है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, पहले भी बहुत तरह की चीजें ऐसी अपनाई गई, जिनमें से एक चीजें क्या थी कि ये जो समस्याएं आ रही हैं, जो भी संसाधनों के विकास के कारण या मैं बोलूं संसाधनों के दोहन के कारण जो समस्याएं आ रही है, उससे निदान कैसा पाया जाए, इसके लिए पहली बार एक सम्मेलन हुआ था जिसे
पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह सम्मेलन हुआ कब था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। तो अगला जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन में किन सारे बातों का वर्णन किया गया और किन सारे बातों के बारे में वहां पे बताया गया। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। और विशेष बात कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, आपको उस पर सारी जानकारी जो है दी जाएगी। साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तो क्या करें? वीडियो को शेयर करें। वीडियो लेने का बस एक ही मकसद है, कम मैंने आज वीडियो लिया कारण है कि मेरा एक गला खराब है, ऊपर से कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कारण मेरे माताजी का तबियत बहुत खराब था और उसके भी कारण क्या हो गया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमको झेलना पड़ा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। साथ में चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है? वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।